हमारे साथ जो है छल किया जाता है। जब यूपीएससी परीक्षा के अंदर ओबीसी का बच्चा मेरिट पर आ जाता है, एससी एसटी का मेरिट पर आता है, लेकिन इंटरव्यू व्यवस्था में वही 10% के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ इंटरव्यू के अंदर हमारे मेरिट से नीचे निकाल दिया जाता है। कि 1848 के अंदर सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबाई फुले, फातिमा शेख ने सबसे पहले शिक्षा का स्कूल खोल दिया, लड़कियों को पढ़ने का हक दिया। इस देश के अंदर सबसे पहले जो है, अगर शिक्षक दिवस और महिला दिवस किसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाना चाहिए लोगों को। हमें हिंदू बनने से अगर हमारी सारी समस्या हल हो जाती है तो इस देश के लोग बनने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदू से सिर्फ एक पार्टी विशेष उसको फायदा होता है। इसलिए इनकी फ्री की चीज किसी को नहीं चाहिए, केवल आवाम को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा चाहिए और इनसे फ्री का नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं रामलीला मैदान पर हूं और आप चारों तरफ देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक मंच लग रहा है, तो जाहिर तौर पर कुछ कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन वो कार्यक्रम आज नहीं बल्कि कल होगा। और ये हाथ में मेरे जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच लगेगा कल यहाँ पर, जहाँ पर कई सारी चीज़ों की बात की जाएगी। समाज में कितनी जो संख्यक है, एससी एसटी ओबीसी, वो आखिरकार अब किस पद पर है, जनसंख्या नियंत्रण कानून से लेकर और अन्य मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी और कई सारे मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करेंगे बहुसंख्यक समाज के लोग। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कल आएंगे। जाहिर तौर पर कल भी हम यहाँ पर कवर करेंगे रामलीला मैदान पे, लेकिन इस वक्त है उनसे जान लेते हैं कि कल किस कार्यक्रम का आयोजन ये लोग कर रहे हैं और आखिरकार किन मुद्दों पर करने वाले हैं और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, जनता को क्यों आना चाहिए, ये जान लेना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं WTP का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। और आज रामलीला मैदान के माध्यम से मैं देश के सभी 90% बहुसंख्यक समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम की 15 मार्च जयंती के अवसर पर देश के सभी 90% बहुसंख्यक समाज के संगठनों को लेकर संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से 10 और 11 मार्च को जातिगत जनगणना का और बैलेट पेपर से चुनाव के लिए ये प्रमुख मुद्दों के साथ जो देश के अंदर हक और अधिकार जो बहुसंख्यक समाज का छिन रहा है, जो बहुसंख्यक समाज पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, उन सब मुद्दों को लेकर। कह रहे हैं कौन कर रहा है अत्याचार? देखिए, सब समानता का अधिकार मिल गया है आप लोगों को। ये कोई समानता का अधिकार अभी नहीं मिला, क्योंकि इस देश में 75 वर्ष से जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, जो समानता देता, समर्था देता, लेकिन वो संविधान आज तक लागू ही नहीं हुआ देश के अंदर। कहीं ना कहीं आज जो है बहुसंख्यक समाज जो मूल निवासी है इस देश का, जिसने देश को सींचने का काम किया, देश को रक्षा काम किया, देश का पेट भरने का काम किया, सबसे ज्यादा वोट की ताकत से सरकार बनाने का काम किया, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उसी का हक अधिकार छिन रहा है। तो आप लोग योग्य नहीं है, बताया तो जा रहा है कि आप लोग इतने सक्षम नहीं हैं, इतने ब्राह्मण हैं। इस देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब जितनी डिग्रियां, बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा कोई आज तक महापुरुष पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया के अंदर। पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जी, वो सबसे ज़्यादा इनसे भी ज़्यादा डिग्रियां लेकर आए थे। क्या कहते हो आप? इस समय क्या है कि हमारे साथ जो है छल किया जाता है। जब यूपीएससी परीक्षा के अंदर ओबीसी का बच्चा मेरिट पर आ जाता है, SC ST का मेरिट पर आता है, लेकिन इंटरव्यू व्यवस्था में वही 10% के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ इंटरव्यू के अंदर हमारे मेरिट से नीचे निकाल दिया जाता है और जो जनरल होता है उसको मेरिट में ला दिया जाता है। आरक्षण भीख बताई जाती है आप लोगों के आरक्षण को। ऐसा है, ये आरक्षण भीख नहीं है, ये हमारा हक है और ये संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक जिनकी स्थिति कमजोर है, जो अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, शोषित है, वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, ये उनको इसलिए दिया गया था कि उनको अपने साथ बराबर ले जाकर उनको भी आगे देश के अंदर खड़ा किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरक्षण तो आज तक पूरा लागू ही नहीं हुआ। हमारे को आरक्षण कहाँ मिला आज तक? ओबीसी को जो 27% मिला उसको 11% तक पहुंचा, जो SC का 15% था वो आज 10% पे पहुंचा, जो 7.5% है वो आज जो है 5% पे। अभी आरक्षण नहीं मिला कहीं ना कहीं, इसीलिए हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वर्षों पुरानी मांग है कि 75 वर्ष से हमारी वोट की ताकत से सरकार बनती है, लेकिन 75 वर्ष से न्यायपालिका, राजनीतिक, कार्यपालिका, मीडिया हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें सभी वही 10% के लोग ही तो कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों में बुद्धि नहीं है ना, उतनी समझ नहीं है आप लोगों में। योग्य है, पैदा होते ही समझदार होते हैं। ये हमारे में इतनी बुद्धि थी
कि 1848 के अंदर सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबाई फुले, फातिमा शेख ने सबसे पहले शिक्षा का स्कूल खोल दिया, लड़कियों को पढ़ने का हक दिया। इस देश के अंदर सबसे पहले जो है, अगर शिक्षक दिवस और महिला दिवस किसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाना चाहिए तो सावित्रीबाई फुले के नाम से बनाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ छल किया जा रहा है। अगर आज संविधान लागू हो जाए तो कहीं ना कहीं देश के अंदर 90% जो हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनको हक अधिकार मिल जाएगा। कह रहे हैं SC ST OBC में क्यों बट रहे हो आप लोग? मानिए कि आप लोग सनातनी है और कट्टर हिंदू बनिए। देखिए ऐसा है, ये देश जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का है। आज़ादी से पहले भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए सबने योगदान दिया, सबने लड़ाइयाँ लड़ी है, और आज़ादी के बाद भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश की रक्षा के लिए पेट भरने का काम करता है। सबसे ज़्यादा वोट की ताकत, सबसे ज़्यादा टैक्स देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। और आज इस देश को कोई आगे ले जा सकता तो बहुसंख्यक समाज ले जा सकता है, ये मूल निवासी ले जा सकते हैं। इसीलिए 10 और 11 मार्च को जो आप ये तैयारी देख रहे हो, कल पूरे भारतवर्ष से 90% बहुसंख्यक समाज जो मूल निवासी है देश के, 50,000 से भी ज्यादा कल आप यहाँ देखोगे। बहुसंख्यक एकता जिंदाबाद, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 90 पे राज 10 का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे के साथ महापुरुषों के पच्चीनों पर चलते हुए कल ये पूरा नीला होगा, कल पूरा का पूरा 50,000 लोगों से ये भरा होगा। और मैं आह्वान करता हूँ देश के सभी बहुसंख्यक समाज के संगठनों से, सभी नेताओं से, देश के सभी बुद्धिजीवी लोगों से, आप अपने आने वाले बच्चों का अधिकार बचाना चाहते हो और आज जो वर्तमान में आपका हक छीन रहा है उसको बचाना चाहते हो, तो जातिगत जनगणना कराने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए और अपने पर हो रहे अत्याचार अन्याय को रोकने के लिए कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर इस सरकार को अपनी ताकत दिखाओ और अपना हक अधिकार अपने बच्चों को और अपना बचाने का काम करो। तब जाकर बहुसंख्यक समाज देश की सत्ता की तरफ जाएगा। पेपर पे वोटिंग क्यों कर रहे हैं? EVM, अब तकनीक आगे बढ़ रही है, विकास हो रहा है, तो आप लोगों को उससे भी दिक्कत है। देखिए, जिस देश ने EVM को बनाया था आज वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है, देश के राष्ट्रपति का चुनाव भी बैलेट पेपर से होता है। तो अगर बैलेट पेपर गलत है और EVM ठीक है तो उनका चुनाव वो दूसरे देश जो है क्यों नहीं कराते उससे, EVM से? क्योंकि उनको पता है कि ये EVM को हैक किया जाता है। अब चुनाव आयोग के पास जब भी ये कोई भी विपक्ष के लोग जाते हैं तो उनको कहता है बिना छुए हुए इसको बताइए कैसे ये वोट को कैच कर सकती है। आप मुझे एक बात बताइए, EVM तो वही है, लेकिन EVM के अंदर जब चुनाव चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या नगर निगम का हो, तो उसके अंदर कैंडिडेट चेंज होते हैं नहीं होते? उसके अंदर पार्टियां चेंज होती है ना, उनके ऊपर नीचे नाम आते हैं ना। क्या वो बिना हाथ लगाए EVM से कोई चुनाव आयोग का कार्यकर्ता या कर्मचारी को उसको कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उस मशीन को इंसान जब तक चलाएगा नहीं, जैसे कंप्यूटर को, मोबाइल को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ छल करते हैं। जब हम EVM की कमी दिखाते हैं तो हमें हाथ नहीं लगाने दिया जाता है, और कहीं ना कहीं EVM हाथ लगाने के बाद ही हर बार उस पर कैंडिडेट के नाम चेंज होते हैं। जातिगत जनगणना में क्यों उलझ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में उलझिए, आस्था की बात करिए, राम मंदिर पे जाइए। देखिए ऐसा है, ये देश ना पहले हिंदू राष्ट्र था ना आज है। हम हिंदुओं का भी सम्मान करते हैं और जितनी भी जातियां उनका सबका सम्मान करते हैं। आज ज़रूरत है इस देश को जो बेचा जा रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। आज देश के अंदर बेरोजगारी इतनी है, आज देश के अंदर महंगाई है, इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा हम लोगों को। हमें हिंदू बनने से अगर हमारी सारी समस्या हल हो जाती है तो इस देश के लोग बनने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदू से सिर्फ एक पार्टी विशेष उसको फायदा होता है, लेकिन और लोगों का हक छीन रहा है। बताइए, अब आस्था को ठेस पहुंचाने, हर चीज में तो आस्था को ठेस पहुंच जाती है, भगवा रंग के कपड़ों से भी ठेस पहुंच जाती है। मुझे बताइए, मंदिरों से या हिंदू मुस्लिम करने से रोजी रोटी मिल जाएगी, पेट भर जाएगा? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? बताइए मेरे को, ये बताइए। अच्छा ये बताइए, जरूरत क्या पड़ गई है सब करने की? कर कौन रहा है? सवाल तो यही है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा? मान लो हिंदू राष्ट्र बन गया, फिर क्या हो जाएगा? तो हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है, ये सुरक्षित रहेंगे। अभी दबकर रहना पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं। किससे कह रहे हिंदुओं को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? मुस्लिम वर्ग दबा रहा है, दूसरे वर्ग। कितने परसेंट मुस्लिम है? कितने मुस्लिम है? कितने मुस्लिम? तो फिर कौन दबा रहा है? ये मांग कैसे उठ रही है? सुनो, मुस्लिम है कितने ये बताइए। बताइए, आप बताइए। मुझे पता है कि संख्या ज्यादा है हिंदुओं की। कैसे दब रहे? ये तो बेमतलब के मुद्दे बनाने से बात नहीं बनेगी। बेरोजगारी है और दूसरी बातें हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, उस पर विचार करना है, महंगाई पे विचार करना है।
जनसंख्या की बात इसलिए ज़रूरी है कि पता तो चले कि चंद % लोग जो है पूरे देश पे काबिज हैं, और जो बहुसंख्यक लोग हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं। बताइए, जितने भी हमारी न्याय व्यवस्था को देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, किसी भी पोस्ट पे देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, किन का पलड़ा भारी है। जो बहुसंख्यक है वो हर जगह दबा है, कुचला है, परेशान है, भूखा है। अब आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम रोज भोजन दे रहे हैं, राशन मुफ्त दे रहे हैं वो भी। अब सुनिए, 80 करोड़, इसका मतलब सीधा सीधा ही हो गया 80 करोड़ लोग तो भूखे हैं। आज चुटकी बही बंद करिए, 80 करोड़ कहाँ जाएंगे? जवाब दीजिए। 80 करोड़ लोग आप खुद कह रहे हैं कि हम उनको पेट भर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग तो भूखे हैं ना, है ना? फिर कहाँ विकास हो गया हमारा? आज आप उनका बंद कर दो, कल क्या करेंगे वो? कह रहे नहीं 24 तक देंगे, अभी वोट भी तो लेना है ना आप लोगों से। 24 के बाद बंद करना, फिर वो 80 करोड़ कहाँ जाएंगे? 80 करोड़ तो उस गिनती में है जिनको दे, और जो 20 करोड़ और हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा, वो उनका क्या होगा? बीजेपी लाई है, राशन मुफ्त पाइए। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं। ये पार्टियों का अपना सगुफा होता है, इस तरह से बात नहीं बना करती है। जमीनी स्तर पे क्या है उसको देखना ज़्यादा जरूरी है। कल किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं आप लोग? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, ठेकेदारी प्रथा है, महंगाई है, और आपका जातिगत जनगणना है, बैलेट पेपर पे चुनाव होना है। इन सब पे मुद्दों पे बात होगी। लग रहा है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा इस आयोजन का। निष्कर्ष निकलेगा नहीं निकलेगा वो एक अलग बात है। हमारा कर्म है, हम करेंगे। हम संघर्षशील व्यक्तियों को तो संघर्ष करना ही है ना। देखिए, कह रहे हैं संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, निष्कर्ष निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है, लेकिन ये कोशिश भी ना करें ये अलग बात हो जाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राज बहादुर यादव, WTP का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, ABYM का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस आयोजन पर और इस समारोह पर? ऐसा है, हम सभी पूरे देश के भाइयों से, बहुसंख्यक मूल निवासियों से आह्वान करते हैं कि कल अपना समय निकाल करके 10-11 तारीख को ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में पहुंचिए और अपने हक अधिकार जो छिन रहा है, राष्ट्र की अचल संपत्ति बिक रही है, उसे कहीं न कहीं रोकने का काम करें। कौन बेच रहा है संपत्ति? ऐसा है जो केंद्र सरकार में होता है, जो 70 साल से हमारे कल कारखाने, गुलामी के बाद से जब से आज़ाद हुआ देश, तब से लगातार कहीं न कहीं कल कारखाने, स्कूल, हॉस्पिटल सब बना था। आज वो सबका या तो निजीकरण कर दिया जा रहा है या तो बेच दिया जा रहा है। बेच नहीं रहे, निवेश कर रहे हैं भविष्य के लिए। अब आप लोगों की दृष्टिकोण इतना लंबा नहीं है जितना मोदी जी सोच सकते हैं। ये ऐसा है, निवेश कर रहे हैं तो हमारे देश में बताइए ना, इनके आने के बाद कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, कितनी नई ट्रेनें, कितना हवाई जहाज बने हैं, ये तो बताएं। कहीं न कहीं ये कुछ लोग मिल करके हमारे देश को लूट घसोट करके दूसरे देशों में ले जाके शिफ्ट, यहाँ से जो लूटते हैं उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, वो जाके दूसरे देशों में शिफ्ट हो जा रहे हैं। और यहाँ के जो अच्छे नेता हैं, जो काम करना चाहते हैं, राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं, उनको उठा के कहीं न कहीं जेल में डाला जा रहा है। इसलिए इनकी फ्री की चीज़ किसी को नहीं चाहिए, केवल आवाम को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा चाहिए, और इनसे फ्री का नहीं चाहिए भाई। तो रहे, कह रहे हैं उज्ज्वला योजना लाए हैं आप लोगों के लिए, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, जनधन खाता और राशन भी देखिए ना दे रहे हैं आप लोगों को। ऐसा है, यह सब मुहावरे की सरकार है, मुँह से कहते रहते हैं, जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते रहते हैं। इसलिए मुँह के एडवर्टाइज से ही देश को चलाया जा रहा है। इनके पास देने के लिए दुकान में कोई सामान नहीं है, केवल एडवर्टाइज से अच्छे अच्छे शब्द से बोलते रहते हैं। अमृत महोत्सव, क्या क्या अच्छे अच्छे अमृत काल चल रहा है, आप लोग खुश हो जाइए, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल चल रहा है, ये सब केवल दिखावे का है, कोई जमीनी काम हुआ हो तो बता दो। इसलिए जो भी आवाज उठाता है उसके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। इसलिए भारतवासी, मूल निवासी अब जग चुके हैं, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुश्किल है अब इस मुल्क में अमन चैन की वापसी, क्योंकि हमारे गलत नेता की नीतियों के नेता आपस में हिंदू, मुसलमान, दलित, शोषित, वंचित की जंग लड़ाते हैं। ये विकास का काम है। दलित, शोषित, वंचित मजदूरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, इसके अलावा इनका कुछ नहीं चाहिए।
तो देख लीजिए किस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। मंच की संख्या अगर मैं बता दूं, तकरीबन कल यहाँ पर 50,000 लोग आने वाले हैं और इससे भी तमाम संख्या में कहा जा रहा है कि लोग आएंगे। आपने सुना कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना से लेकर ये जो इन दिनों मुद्दा चल रहा है प्रशासन को लेकर और महंगाई, रोजगार को लेकर, उन सभी मुद्दों पर ये लोग चर्चा करेंगे। क्या है इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।